19 अप्रैल साल 2010 हरियाणा के हिसार जिले का मिर्चपुर गांव। करीब 2 साल की एक कुतिया जो ये नहीं समझ पाई कि वो दलित समाज से आने वाले एक वाल्मीकि परिवार की पालतू है। उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके बाहर उसे नहीं जाना है। वो बेचारी जानवर, उसे क्या पता कि इंसानों के बनाए जात पात के पचड़े में उसे अपनी पूंछ नहीं घुसानी है। 19 अप्रैल की शाम वो कुतिया मिर्चपुर की वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे ऊंची जाति के कुछ जाट लड़कों को पहचान नहीं पाई और उन पर भौंकने की गलती कर बैठी। नशे में धुत ऊंची जाति के उन जाट लड़कों को किसी वाल्मीकि की कुतिया का उन पर भौंकना अच्छा नहीं लगा। उन लड़कों में से एक जाट जमींदार का बेटा राजेंद्र पाली गुस्से में कुतिया को पत्थर मारने लगा। उस पालतू कुतिया के मालिक करण सिंह और उनका भतीजा योगेश घर के बाहर ही सोए थे। दोनों उठे और कुतिया को बचाने के लिए जाट लड़कों के सामने आ गए। योगेश की जाट लड़कों से कहासुनी होने लगी। जाट लड़के मारपीट पर उतारू हो गए। वाल्मीकि समाज के कुछ बड़े बुजुर्ग झगड़ा शांत कराने के लिए बीच बचाव करने लगे। उस समय किसी तरह माहौल शांत हो गया, पर जाट लड़के वहां से जाते जाते वाल्मीकि परिवारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देते गए। मिर्चपुर में वाल्मीकि समुदाय के करीब 200 से 250 घर रहे होंगे। इनमें से अधिकतर लोग जाट समुदाय के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिससे इनकी आजीविका चलती थी। कुछ वाल्मीकि लोग छोटे मोटे व्यवसायों में भी लगे हुए थे। कुछ लोगों ने तालाबों में मछली पकड़ने का ठेका ले रखा था। उस कुतिया के मालिक करण सिंह भी ऐसे ही तालाब का ठेका लेकर मछली पकड़ने का काम करते थे। मिर्चपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर साल वसंत में मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए हरियाणा के कोने कोने से लोग मिर्चपुर पहुंचते हैं। करण सिंह को 2 सालों से यानी साल 2009 और 2010 के मेले के आयोजन का ठेका मिला था। वाल्मीकि लोगों की शिकायत थी कि साल 2010 के मार्च महीने में शुरू इस मेले में जाट लड़के अक्सर उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनका यौन उत्पीड़न करते हैं। वाल्मीकि लोगों का कहना था कि जब वो पुलिस के पास अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं तब पुलिस उनकी शिकायतों पर गंभीरता नहीं दिखाती है। वाल्मीकि समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपने लोगों को समझा रहे थे कि इन झगड़े झंझट से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है। उन्होंने आने वाली आफत से बचने के लिए उस पालतू कुतिया के मालिकों को जाट लड़कों के परिवारों से माफी मांगने की सलाह दी। बुजुर्गों के सलाह को अमल करते हुए करण सिंह और उनके एक पड़ोसी वीरभान जाट समुदाय के पास माफी मांगने चले गए। वहां वीरभान और करण को माफी तो नहीं मिली, बल्कि उल्टे जाटों ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह पीट दिया। इनमें से एक की तो ऐसी बुरी हालत हो गई कि उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इसके बाद करण और वीरभान ने पुलिस में इस मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई। अचानक अगले दिन 20 अप्रैल को गांव में जाट समुदाय के लड़के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को सुबह हो गया कि मामला बिगड़ने वाला है। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, वाल्मीकि समुदाय के लोग तुरंत पुलिस के पास गए और अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे, पर अफसोस वो सुरक्षा उन्हें नहीं मिली। मिर्चपुर गांव नारनौंद पुलिस थाने की सीमा में आता था और यहाँ के एसएचओ थे विनोद कुमार काजल। कहा जाता है कि एसएचओ विनोद कुमार काजल मिर्चपुर के एक प्रभावशाली जाट के बहुत खास थे, जिससे जाटों को पुलिस का संरक्षण मिल जाता था। नारनौंद तहसील के नायब तहसीलदार जागेराम और एसएचओ विनोद कुमार काजल मिर्चपुर के वाल्मीकि लोगों को सुरक्षा देने की बजाय उन पर जाटों के साथ समझौता करने का दबाव बना रहे थे। इधर बात समझौते की चल रही थी, उधर अगली सुबह यानी 21 अप्रैल 2010 को एक जाट व्यक्ति कुछ वाल्मीकि लड़कों को धमकी देने लगा कि वो उनके घरों को जला देंगे। इस धमकी के बाद एक बार फिर से दोनों समुदायों में कहासुनी शुरू हो गई। गनीमत ये रही कि यह झगड़ा बातों से शुरू होकर बातों तक ही खत्म हो गई, पर कोई था जो ये नहीं चाहता था कि मामला शांति से निपट जाए। उसी दिन जाटों के बीच ये अफवाह उड़ गई कि जिस जाट व्यक्ति ने वाल्मीकियों के घरों को जलाने की धमकी दी थी उसे वाल्मीकि लोगों ने पीट दिया है। बस इस अफवाह ने आग में पेट्रोल का काम किया। कुछ ही देर में 100-150 जाट मर्द और औरतें लाठी डंडे, पत्थर, घास काटने वाली हंसियां, गड़ासें, केरोसिन और पेट्रोल के डिब्बे लेकर वाल्मीकि घरों के पास जमा हो गए। जल्दी ही जाटों की यह संख्या 300 से 400 के करीब पहुंच गई। वाल्मीकि लोग चारों तरफ से घिर गए
ओपन मैगजीन के मुताबिक समझौता कराने आए एसएचओ विनोद कुमार काजल और नायब तहसीलदार जागे राम ने हथियारों से लैस हिंसक जाटों को खुली छूट देते हुए ये साफ शब्दों में कहा कि उनको जो भी करना है वो कर लें, उनके पास 1 घंटे का समय है। इतना सुनना था कि जाटों की उग्र भीड़ बिना किसी दया के वाल्मीकि घरों पर पत्थरबाजी करने लगी। वाल्मीकि लोगों के हाथों में भी ईंट पत्थर जो कुछ आया जाटों पर फेंकने लगे, पर वो ईंट पत्थर उनकी आत्मरक्षा के लिए काफी नहीं थे। जाट मर्दों ने उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, खासकर उन घरों को जो दिखने में समृद्ध और वैभवशाली थे। उन घरों से महिलाओं के गहने, नकद रुपए, कपड़े सब लूट लिए गए। एक पीड़ित औरत फूलकली के 25,000 रुपए के गहने और नकद 50,000 रुपए लूट लिए गए। फूलकली ने ये पैसे और गहने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। इतना ही नहीं, लूटपाट करने के बाद जाटों ने उन समृद्धशाली घरों को आग के हवाले कर दिया। एक घर में 18 साल की पोलियो पीड़ित विकलांग लड़की सुमन और उसके 60 साल के पिता ताराचंद को जिंदा जला दिया गया। सुमन की मौत तो घर के अंदर जलकर हो गई, पर उसके पिता ताराचंद ने अपनी आखिरी सांसें अस्पताल में दर्द से तड़पते हुए ली। पिता ताराचंद के लिए जलने के घावों से ज्यादा तकलीफ देह उनकी बेटी की मौत रही होगी। घरों की आग बुझाने के लिए चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। सरकार ने वाल्मीकि बस्ती के लिए पानी के टैंक दिए थे। जाटों ने सबसे पहले उन टैंकों को ही तोड़ दिया। वो पहले से ही जानते थे कि अगर वो घरों में आग लगाएंगे तो आग बुझाने के लिए वाल्मीकि टैंकों की तरफ ही दौड़ेंगे। सच में वैसा ही हुआ। जब वाल्मीकि आग बुझाने के लिए पानी की टैंकों की तरफ भागे तब उन्हें वो टैंक तालाब में तैरते हुए दिखे। देखते ही देखते वाल्मीकियों के 18 घर जलकर खाक हो गए और करीब 51 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस आगजनी के बाद एसएचओ विनोद कुमार काजल को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में 29 जाटों की गिरफ्तारियां भी हुईं। ओपन मैगजीन के मुताबिक इन गिरफ्तारियों के विरोध में घटना के 3 दिन के भीतर ही गांव में जाटों की महाखाप पंचायत बुलाई गई। 43 खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मिलकर मिर्चपुर के पशुपालन विभाग के परिसर में मीटिंग की। मीटिंग में करीब 2000 लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में गिरफ्तार किए गए 29 जाटों की रिहाई और निलंबित एसएचओ को बहाल करने की मांग की गई। इस महाखाप पंचायत के बारे में जब पुलिस से पूछा गया तब पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि उन्हें मिर्चपुर में ऐसी किसी महाखाप पंचायत की जानकारी नहीं है। मिर्चपुर की समानवीय घटना ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले ने राजनीतिक और जातीय विवाद का रूप ले लिया था। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार थी। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जाट परिवार से आते थे। घटना के बाद वो दलित संगठनों और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। दलित संगठन और विपक्षी पार्टियां मामले की न्यायिक जांच और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे की मांग करने लगीं। मुख्यमंत्री हुड्डा ने इस्तीफा तो नहीं दिया, पर उनकी सरकार ने दलितों के घावों पर मरहम लगाने के लिए आगजनी में जले ताराचंद के 3 बेटों को नौकरी और 25 लाख रुपयों का मुआवजा दिया। पर वाल्मीकियों का भरोसा हुड्डा सरकार से पूरी तरह से उठ चुका था। वो प्रशासन से अपनी सुरक्षा की पहले भी गुहार लगा चुके थे, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उन्हें डर था कि आगे भी ऐसा ही होने वाला था। वाल्मीकि समुदाय के लोगों के पास अपनी जमीनें नहीं थीं। अधिकतर वाल्मीकि जाट लोगों के खेतों में काम करते थे, जिससे उनकी आजीविका चल पाती थी। बच्चों के दूध के लिए भी वो जाटों पर ही निर्भर थे। जल्दी इन लोगों को मिर्चपुर में काम मिलना बंद हो गया। गांव और आसपास की दुकानों से इन्हें सामान मिलने भी बंद हो गए। मिर्चपुर में इनका जीना दूभर हो गया। आखिरकार घटना के कुछ ही दिनों के भीतर हमलों के डर से 150 से ज्यादा वाल्मीकि परिवार मिर्चपुर से पलायन कर गए। पहले ये लोग दिल्ली गए, जहां इन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास एक वाल्मीकि मंदिर में शरण लेनी पड़ी। फिर ये वापस हिसार चले आए, जहां इन्हें खाने पीने और रहने की जगह दी हरियाणा के खनन व्यापारी और राजनेता वेदपाल तंवर ने। हिसार के कैमरी रोड एरिया में वेदपाल तंवर का एक बड़ा सा फार्म हाउस है, जहां वाल्मीकि परिवारों ने शरण ली। वाल्मीकि परिवार फटे हुए तंबुओं में रहने और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। कहा जाता है कि उस समय वेदपाल तंवर को मिर्चपुर के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को आश्रय देने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हुड्डा सरकार की खिलाफत करने के लिए उन पर और उनकी पत्नी पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए।
हिंसा और आगजनी के बाद भी कुछ वाल्मीकि परिवारों ने मिर्चपुर में ही रहने की हिम्मत जुटाई थी। 29 अप्रैल 2010 को राहुल गांधी ने मिर्चपुर का दौरा किया था और वहां के वाल्मीकि परिवारों से मिलकर उनका हाल चल जाना था। कोर्ट के आदेश पर मिर्चपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और गवाहों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई थीं। इन टुकड़ियों में 75 जवान शामिल थे। 2010 में 1 और 2 मई को नारनौंद थाना के एसएचओ विनोद काजल और नायब तहसीलदार जागे राम को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा पुलिस ने 2010 के अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद 103 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 1 आरोपी घटना के बाद से ही फरार था और 5 आरोपी नाबालिग थे। जनवरी साल 2011 में हरियाणा सरकार ने मिर्चपुर मामले की जांच सीबीआई को देने का निर्णय किया था, पर सीबीआई ने इस मामले की जांच करने से इनकार कर दिया। 9 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामले को हिसार की अदालत से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। 5 नाबालिगों को छोड़कर बाकी सारे आरोपियों को हिसार के सेंट्रल जेल से निकालकर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। 97 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2011 को अपने आदेश में 15 लोगों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 2 दोषियों की आगे चलकर मौत हो गई। इन 15 आरोपियों में से 3 को आजीवन कारावास, 5 को 5 साल कैद और 7 को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 82 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी मामले में हिसार की जुवेनाइल कोर्ट में 5 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, जिसमें 1 नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर 2012 में 98 आरोपी जो कि फरार चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में उस पर मुकदमा चला और ट्रायल कोर्ट ने उसे भी बरी कर दिया। इसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां 25 अगस्त 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने 13 आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कुछ दोषियों की सजा भी बढ़ा दी। साथ में हाई कोर्ट ने 20 आरोपियों को बरी करने के फैसले को भी पलट दिया। इन 33 दोषियों में से 12 को आजीवन कारावास, 12 को 2-2 साल और 9 को 1-1 साल कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जाट समुदाय के लोगों द्वारा वाल्मीकि समुदाय के घरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था और ये सब वाल्मीकि समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए किया गया था और आरोपी से करने में सफल भी रहे। आरोपी ये जानते थे कि सुमन और उसके पिता ताराचंद घर के अंदर हैं, फिर भी उन्होंने घर में आग लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आज़ादी के 71 साल बाद सवर्णों द्वारा अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामले दिखाते हैं कि इस तरह के मामलों का कम होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। 8 दिसंबर 2016 को मिर्चपुर से सीआरपीएफ की टुकड़ियां हटा ली गई थीं। सीआरपीएफ के जाने के बाद पुलिस को मिर्चपुर के वाल्मीकि परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई थी। घटना के बाद सरकार ने मिर्चपुर में दलित बस्ती के पास एक पुलिस चौकी भी स्थापित करवाई। मिर्चपुर से सीआरपीएफ के जाने के बाद ही फरवरी 2017 में एक बार फिर से दलितों और ऊंची जाति के लोगों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में 9 दलित लड़के बुरी तरह घायल हो गए। इस बार उन पर हमला साइकिल स्टंट शो की वजह से हुआ था। हमले के बाद करीब 100 पुलिसकर्मियों को फिर से मिर्चपुर गांव में भेजा गया। मिर्चपुर से पलायन करने वाले वाल्मीकि परिवार अब मिर्चपुर वापस नहीं लौटना चाहते हैं। मिर्चपुर घटना के बाद ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की एक टीम मिर्चपुर पहुंची थी। मिर्चपुर के एक पीड़ित ने आयोग के सामने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान जाकर गुलामी करने को तैयार है, पर वो मिर्चपुर में रहने को तैयार नहीं है। साल 2018 में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मिर्चपुर के उन दलित परिवारों को फिर से बसाने का काम शुरू किया जिन्हें आगजनी, हिंसा और बहिष्कार का दंश झेलने के बाद मिर्चपुर से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सरकार ने इन लोगों को हिसार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ढंडूर गांव के पास प्लॉट देने का ऐलान किया। भाजपा की खट्टर सरकार ने इस जगह को दीनदयालपुरम नाम दिया। मिर्चपुर से भागे दलितों को ये जमीनें सरकार से मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि उन्हें इन जमीनों के लिए सरकार को अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये कहानी थी मिर्चपुर कांड की। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।